नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है वो है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, एंड स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, क्लियर? तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे रिडक्शन पोटेंशियल से। तो रिडक्शन पोटेंशियल आपने ऑलरेडी 11th में किया हुआ है बच्चे, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेगा? रिडक्शन पोटेंशियल आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी किया है, ठीक है। श्रेया, क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल? व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल? अनिका, रिडक्शन पोटेंशियल इज टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट इज बेसिकली टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, नॉट अ लूज इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन पोटेंशियल इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी है वो क्या कहलाती है? रिडक्शन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाती है, ठीक है। तो बच्चे मेटल की टेंडेंसी क्या है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होना चाहता है या इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। और आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा है ना बच्चे कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू कुछ एलिमेंट के लिए नेगेटिव होती है और कुछ के लिए पॉजिटिव, ठीक है। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होंगे, ठीक है, क्लियर। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप डी ब्लॉक के लिए देखो तो क्या है स्टेबल कन्फिगरेशन डी ब्लॉक के लिए? D5, D3, D10 बहुत रेयर होती है वैसे, ठीक है। D10 जो है लाइक जिंक हो गया, कैडमियम है, पर जनरली स्टेबल होने के लिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट है या तो D5 कन्फिगरेशन अक्वायर करना चाहते हैं या फिर D3 कन्फिगरेशन अक्वायर करना चाहते हैं, ठीक है। बट ये याद रखना बच्चे D3 कन्फिगरेशन जो है ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू D5, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि मान लो एलिमेंट है Cr2 पॉजिटिव, ठीक है। ये अगर ऑक्सीडाइज होगा तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट अक्वायर करेगा? Cr2 पॉजिटिव अगर ऑक्सीडाइज होता है तो कौन सी कन्फिगरेशन अक्वायर करेगा या किसके ऊपर कितना चार्ज आएगा बच्चे? Cr3 पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है ना, ठीक है, क्लियर। सेम अगर Fe2 पॉजिटिव है, ये अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कौन सी कन्फिगरेशन अक्वायर करेगा? Fe3 पॉजिटिव। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों में से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? क्वेश्चन बनेगा बच्चे, विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपने क्या देखना है कि Cr2 पॉजिटिव में इसकी कन्फिगरेशन कितनी है और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या कन्फिगरेशन बन रही है, क्लियर। सेम हियर Fe2 पॉजिटिव की कन्फिगरेशन क्या है पहले Fe2 पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कन्फिगरेशन क्या बन रही है। ऐसे हम बात करते हैं Cr2 पॉजिटिव की। Cr की जनरल कन्फिगरेशन क्या है? एटॉमिक नंबर 24 है, इसकी एक्सेप्टल कन्फिगरेशन है तो D5 और S1 कन्फिगरेशन है। तो Cr2 पॉजिटिव में इसकी कन्फिगरेशन क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो क्या कन्फिगरेशन बनती है? D4 बनती है, ठीक है, क्लियर। अगर एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दे, ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए तो क्या अक्वायर कर लेगा? ये D3 कन्फिगरेशन अक्वायर कर लेगा, क्लियर है। सेम हियर Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव एटॉमिक नंबर 26 है, इसका मतलब D6NS2। 2 पॉजिटिव इसका मतलब इससे 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसकी कन्फिगरेशन यहाँ पे क्या है? D6 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये कौन सी कन्फिगरेशन अक्वायर कर लेगा? D5। अब देखो दोनों स्टेबल कन्फिगरेशन है, D3 और D5 दोनों स्टेबल है, फिर भी इन दोनों में से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? Cr2 पॉजिटिव, बिकॉज D3 कन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल देन D5। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन आएगा और आता है क्वेश्चन बच्चे, क्लियर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आना है बच्चे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है। इट इज बेस्ड अपॉन रिडक्शन पोटेंशियल, क्लियर। यहाँ एक और चीज मैटर करती है बच्चे, Cr का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है एज कम्पेयर टू मैंगनीज, तभी ये इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल भी यहाँ मैटर करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से भी पता लग जाएगा कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में कि Cr2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव
which one is best reducing agent, तो which one? Cr2 positive. And reason is, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि Cr2 positive में क्रोमियम की कन्फिगरेशन क्या बनेगी? D4. ठीक है, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट अक्वायर D3 कन्फिगरेशन. ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर. एंड व्हाट अबाउट Fe2 पॉजिटिव? Fe2 पॉजिटिव की कन्फिगरेशन क्या बन रही है? D6 जो अनस्टेबल, ऑलमोस्ट अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल है, D4 भी अनस्टेबल है. ठीक है क्लियर, तो ये भी स्टेबल कन्फिगरेशन ही अक्वायर कर लेता है, D5. ठीक है, बट इन D3 एंड D5 विच वन इज मोर स्टेबल? D3. मैंने पहले ही बताया D3 ज़्यादा स्टेबल है. वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे एक्चुअल कंसेप्ट है क्या ये, पर D3 ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू D5. ठीक है क्लियर. और अगर D5 को किसी और कन्फिग्रेशन से कंपेयर करना है, D4 कह सकते हो 6 या 4 से, तो D5 ज़्यादा स्टेबल होगी. ठीक है, पर अगर D3 है D5 के कंपैरिजन में तो D3 ज़्यादा स्टेबल होगी. ठीक है क्लियर. सो ये क्वेश्चन नोट कर लेना बच्चे कि इन Cr2 positive and Cr2 positive and Fe2 positive, which one is better reducing agent? In Cr2 positive and Fe2 positive, which one is better reducing agent? In Cr2 positive and Fe2 positive, which one is better reducing agent and why? In Cr2 positive and Fe2 positive, which one is better reducing agent and why? So how we can solve this question? First you will write down configuration of Cr2 positive. ठीक है, configuration लिखो इसकी. तो मैंने ये बताया ना कि इसकी नॉर्मल कन्फिगरेशन क्या है, D5S1 है, पर Cr2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन लूज होंगे. S से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा? D से जाएगा. उसकी कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी बच्चे? D4 इन Cr2 पॉजिटिव. ठीक है, Cr2 पॉजिटिव में इसकी कन्फिगरेशन क्या होगी? D4. इसको ऐसे ही लिखना कि Cr2 पॉजिटिव की कन्फिगरेशन क्या है? D4. बट आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है? इट विल इजीली लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर Cr3 पॉजिटिव कन्फिगरेशन. ठीक है, which is more stable, okay, as compared to D4. Okay, similarly in Fe2 positive the configuration is D6, but after losing one electron it acquire D5 configuration. ये कौन सी configuration acquire कर लेगा? D5 configuration acquire कर लेगा. Clear? Okay, but when we compare D3 and D5, as D3 configuration is more stable configuration, so Cr2 positive is better reducing agent than Fe2 positive. ठीक है, reducing agent का मतलब क्या है? जो खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है. समझ में आ गई बात? और इसको और कौन सपोर्ट करेगा? रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों का. ठीक है, क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव है बच्चे, इस करके भी वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. ठीक है, ये भी याद रखना, क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इस करके वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. क्लियर है? ठीक है, ये चीज़ याद रखिए बच्चे, तो इससे क्वेश्चन बनेंगे इस तरह से. ठीक है, क्लियर है? तो क्लियर, ये कंसेप्ट इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से. ठीक है, फ्रॉम रिडक्शन पोटेंशियल्स. ओके क्लियर. नाउ नोट डाउन नेक्स्ट टॉपिक. लिख लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखो जल्दी. ये लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखो. जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ बच्चे वैसे ही लिखना और उसी को एक्सप्लेन कर देना है. ठीक है, Cr2 पॉजिटिव की कन्फिगरेशन लिख लो. ठीक है, D4 देन D3. ठीक है, Fe2 पॉजिटिव D6 है एंड देन D5. ठीक है, सो ऑन कंपेयरिंग द कन्फिगरेशन ऑफ बोथ, सो Cr3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Fe3 पॉजिटिव आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन. ओके, दैट्स व्हाई Cr2 पॉजिटिव इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है, क्योंकि जो Cr2 पॉजिटिव है वो ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अक्वायर कर लेता है बच्चे. ठीक है, क्योंकि Cr2 पॉजिटिव कौन सी कन्फिगरेशन अक्वायर करेगा? D3. और Fe2 पॉजिटिव जो है वो कौन सी कन्फिगरेशन अक्वायर करेगा? D5. सो D3 इज मोर स्टेबल देन D5 कन्फिगरेशन. ओके, दैट्स वाई Cr2 पॉजिटिव इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्लियर है ना? जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा. ठीक है क्लियर. तो क्रोमियम क्यों जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल कन्फिगरेशन अक्वायर कर लेगा. ठीक है, और दूसरा इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी इसको सपोर्ट करता है. इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है बच्चे ज़्यादा Mn के कंपैरिजन में.
ठीक है, तभी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हमने पहले भी पढ़ा है ना, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एज कंपेयर टू अदर वन। ओके, ये याद रखना मुझे, क्लियर है? ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। Trends in stability of higher oxidation state. Trends in stability of higher oxidation state. Trends in stability of higher oxidation state of D block element. Trends in stability of higher oxidation state of D block element. Trends of stability of trends in stability of higher oxidation state. Trends in stability of higher oxidation state of D block elements. Okay, clear? So बच्चे D block element will form compounds. compound form करेंगे, ठीक है? तो जो कंपाउंड इसके बनते हैं, कौन सा कंपाउंड या कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी और किन कंपाउंड या किन एलिमेंट के साथ डी ब्लॉक एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, लोअर या हाइयर। ठीक है, और किन एलिमेंट के साथ ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो याद रखना बच्चे, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट जो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ और फ्लोरीन के साथ। ठीक है, क्यों, इसका रीजन पूछते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट ये मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट या तो ये ऑक्सीजन के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाता है या फिर फ्लोरीन। इसका रीजन है, बताऊंगी क्यों। ठीक है, दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि इसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ वेनेडियम का, V2। ठीक है, वेनेडियम मान लो ये ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है। फर्स्ट कंपाउंड है इसका V2O3, सेकेंड कंपाउंड है V2O5। ठीक है, क्लियर? वेनेडियम V2O3 V2O5। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, V2, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो आप वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ठीक है, इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा ये। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो ना भाई। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बच्चे, 2 3 जा 6, यहाँ +3 होगी और यहाँ कितनी होगी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखना, पहले तो चीज़ तो आपने ये याद रखनी है, MCQ में पूछते हैं। ठीक है, कि D block element is stable on which oxidation state, and remember all the D block element are stable in their higher oxidation state when they will form compound with oxygen and fluorine. Okay, जब ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसको नोट करो और ये MCQ में आता है क्वेश्चन। क्लियर? इसको ऐसी नोट लिख लेना बच्चे। ठीक है, कि D block element form stable compound with oxygen and fluorine. D block element will form stable compound with oxygen and fluorine. D block element will form stable compound with oxygen and fluorine. D block element will form stable compound with oxygen and fluorine in higher oxidation state. In higher oxidation state, यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हो V2O3 का और V2O5 का। ठीक है, like in V2O3 and V2O5, which one is more stable, V2O5, because here vanadium has +5 oxidation state. Clear? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये याद रखना आपने कि जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, दूसरा मैंने ये क्वेश्चन बोला है कि जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है इनके साथ ही स्टेबल कंपाउंड क्यों बनाते हैं बच्चे। इसका रीज़न है बच्चे, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर किस तरह के कंपाउंड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। They are electronegative in nature and better oxidizing agent. ये दो रीजन है इसका। They are electronegative in nature, ठीक है, and better oxidizing agent. जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद क्या होगा, रिड्यूस, और दूसरे को इजीली क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देता। ये रीजन, ये क्वेश्चन है भी आपको, रीजनिंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लेना कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट, why D block element will form stable, why D block element will form stable compound, why D block element will form stable compound, why D block element will form stable compound with oxygen and fluorine.
Why D block element will form stable compound with oxygen and fluorine? Stable compound with oxygen and fluorine. The reason is, as oxygen and fluorine is electronegative in nature, as oxygen and fluorine is electronegative in nature, as oxygen and fluorine is electronegative in nature, and better oxidizing agent, and better oxidizing agent, that's why it will form compound with D block element easily. That's why it will form compound. That's why it will form compound easily with D block element. That's why it will form compound easily with D block element. Electronegative and better oxidizing agent. ठीक है? That's why it will form easily compound with the D block element. ओके, किसकी हम बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की. ये इजीली कंपाउंड बनाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके साथ ज़्यादा स्टेबल होंगे बच्चे. ठीक है, क्लियर? इस टॉपिक से क्वेश्चन आप पढ़ना, आपको पता नहीं लगेगा इसमें क्या पढ़ना है, इस तरह से टॉपिक दिया हुआ है वैसे. ठीक है, एक और टॉपिक इससे आता है, वो है कि इन कॉपर पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एंड वाई. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. कॉपर पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल एंड वाई. ये भी क्वेश्चन लिख लो बच्चों. देखो इसका आंसर मैं लिखवा देती हूँ. गो डाउन, देखो आंसर. In copper positive and copper 2 positive, in copper positive and copper 2 positive, in copper positive and copper 2 positive, which oxidation state is more stable and why? In copper positive and copper 2 positive, which oxidation state is more stable and why? So stability of copper 2 positive, stability of copper 2 positive, stability of copper 2 positive is more as compared to copper positive. Stability of copper 2 positive is more as compared to copper positive due to much more negative hydration enthalpy. Due to much more negative hydration enthalpy. Due to much more negative hydration enthalpy. Much more negative hydration enthalpy. Negative hydration enthalpy than copper positive. Much more negative hydration enthalpy than copper positive. Then copper positive. Okay? Clear? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे. ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखवाया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है. ये कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर पॉजिटिव में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है? कॉपर 2 पॉजिटिव. ठीक है, ये कॉपर 2 पॉजिटिव की हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है मच मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू कॉपर पॉजिटिव. ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी है इसकी. ठीक है, दैट्स वाई ये स्टेबल है ज़्यादा. ठीक है भाई, क्लियर? एंड अगर आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करनी हो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है बच्चे. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा कि इजी होगा किसी भी एलिमेंट से? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, क्योंकि बच्चे न्यूट्रल एटम, ये 2-3 चीज़ें के बड़े, तो न्यूट्रल एटम से अगर आप निकाल रहे हो ना इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. ठीक है, बट अगर जिंक से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो जिंक तो ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है. ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो किससे निकाल रहे हो. अगर आप न्यूट्रल एटम से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम होगी. ठीक है, बट व्हेन यू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक 2 पॉजिटिव या क्रोमियम, ठीक है, जो कि हाफ फिल्ड है या फुली फिल्ड है, तो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा होगी. ठीक है, या इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद वो कौन सी कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेता है. जैसे आप अगर बात करें D4 थी, ठीक है, जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा. ठीक है, तो उसके बाद कौन सी कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेगा? वो D3 स्टेबल कन्फिग्रेशन. अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं क्रोमियम 2 पॉजिटिव की बात करूँ तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है,
बट आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान देना बच्चे, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा के आएंगे इससे। समझ में आ गई बात? ठीक है, आपने कन्फिगरेशन देखनी है, ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन कन्फिगरेशन कि पहले कन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल है या इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। मैंने पहले ही बताया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि कन्फिगरेशन कैसी है, स्टेबल है या इलेक्ट्रॉन रिमूव और गेन करने के बाद स्टेबल हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, ओके। तो यहाँ तक जो टॉपिक है आपका, दीज आर क्वेश्चन फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज से हैं बच्चे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। आगे बात समझ में? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इससे रीजनिंग क्वेश्चंस बनेंगे, और ऑलमोस्ट सारे रीजनिंग क्वेश्चंस मैंने लिखवा दिए, आपको बुक देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में? सारे क्वेश्चंस ही लिखवा दिए हैं मैंने आपको जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, क्लियर। रीजनिंग क्वेश्चन चाहे वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी से है, चाहे कलर फॉर्मेशन से है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट से है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने लिखवा दिए, ठीक है भाई। आगे बात समझ में? बाकी सेम इसी तरह से जो टॉपिक है उससे रिलेट क्वेश्चंस आपको बैक एक्सरसाइज में दिए हुए, ठीक है भाई, क्लियर। अब मैं कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से जो हमने करवाए हैं उससे मैं पूछ रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया, एक तो क्वेश्चन मैंने अभी लिखवाया आपको, वही क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच वन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, Cr2 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव। Which one is better reducing agent, Cr2 positive or Fe2 positive? Cr2 positive, ठीक है। रीजन क्लियर है ना कि आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन Cr2 positive acquire more stable configuration as compared to Fe2 positive, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो कि ऑफ द D4 species, of the D4 species, of the D4 species Cr2 positive, of the D4 species Cr2 positive is strongly reducing, while Mn2 positive is strongly oxidizing. Mn2 positive is strongly oxidizing. Okay, clear? So give reason of this question which is Cr2 positive is strongly reducing agent, okay, while Mn2 positive is strongly oxidizing agent. But in spite of D4 configuration, दोनों की configuration D4 है, दोनों की configuration ही D4 है बच्चे, पर एक reducing है और दूसरा oxidizing है। दोनों को रिड्यूसिंग होना चाहिए, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कौन सी कन्फिगरेशन एक्वायर कर लेंगे, D3, क्योंकि दोनों की कन्फिगरेशन ही D4 है, ठीक है। फिर एक जो है Cr2 पॉजिटिव, ये क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये गेन करता है। तो रीजन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बच्चे इसका, ठीक है, क्लियर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम इज नेगेटिव एंड मैंगनीज इज पॉजिटिव, ठीक है। आगे बात समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका आंसर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैंने बोला दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्लियर। उसका रीजन है बच्चे Cr2 पॉजिटिव और क्रोमियम हैज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट्स व्हाई इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ओके। Cr2 पॉजिटिव हैज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है, ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है। Cr2 पॉजिटिव हैज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या क्रोमियम हैज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट्स व्हाई इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। Cr2 पॉजिटिव क्रोमियम हैज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, while Mn मैंगनीज हैज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं बता दूं, इसका पोटेंशियल है -0.9 वोल्ट, ठीक है, नेगेटिव होता है पोटेंशियल क्रोमियम का, और मैंगनीज का है +1.5 वोल्ट। तो क्रोमियम का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, इसका किसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होगा, ठीक है। मैंगनीज का रिडक्शन पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्रोमियम इलेक्ट्रॉन लूज करके कौन सी कन्फिगरेशन एक्वायर कर लेगा, D3। पहले की क्या कन्फिगरेशन है इसकी, D4 से
D3 और मैंगनीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पहले इसकी कन्फिगरेशन क्या है, तो ये कन्फिगरेशन एक्वायर कर लेगा D5, ठीक है, क्लियर, D5 कन्फिगरेशन एक्वायर करेगा, दोनों स्टेबल हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके। बट यहाँ पे जो फैक्टर काम कर रहा है वो रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। ये भी, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या एक्वायर कर लेगा D3, ये भी बच्चे इलेक्ट्रॉन लूज करके D3 एक्वायर कर सकता था, बट पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। Mn2 बच्चे रिडक्शन पोटेंशियल निकाल कर रहे हैं यहाँ पर, रिडक्शन पोटेंशियल की उन द टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, अब आप पढ़े आता हैगा यार, जिदा इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव है ਉਹਦੀ टेंडेंसी की इलेक्ट्रॉन गेन करन दी ਹੁੰਦੀ है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसका जी, गेन करेगा तो नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव बच्चे दो चीजें हैं ना, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना भैया, मैं इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया इसमें, गेन किया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ नहीं गया बच्चे, ठीक है, मैंने तो केवल कन्फर्मेशन लिखी है, ये पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर दिया तो क्या हो गया, 5 हो गया, मैंने तो वो लिखा, मैंने चार्ज तो लिखा ही नहीं है, ठीक है, मैंने तो कन्फिगरेशन लिखी है ना बच्चे, चार्ज थोड़ी ना लिखा है मैंने, ठीक है। उसने, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन कट गया तो कितने हो गए, 10, उन्हें इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, ठीक है, मैंने कन्फिगरेशन लिखी, मैंने चार्ज थोड़ी ना लिखा है, ठीक है, ध्यान दिया करो, मैं चार्ज नहीं लिख रही, मैं कन्फिगरेशन लिख रही हूँ, D4 D5, आई लाइक द कन्फिगरेशन ये, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या एक्वायर कर रहा है, D3, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, 4, D4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ठीक है, क्लियर। जब इसने ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइज हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसने, लूज कर दिया, लूज करने के बाद क्या आ गई, D3, ठीक है, और यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन करना, तो अभी से गेन करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो D4 की जगह क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे एक्सप्लेन करना है इसको, केवल ये नहीं लिख देना, ये भी लिखना है, ठीक है, कि ये D4 से क्या हो जाएगा, D3 और ये D4 से D5, ठीक है, बट जो फैक्टर है वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल करके ऐसा हो रहा है, समझ में आ गई बात, क्लियर है बच्चे ये, ठीक है भाई, ओके, कोई डाउट नहीं, अभी डाउट नहीं होता, ठीक है, थोड़ी देर बाद आता है डाउट, ठीक है, जब दिमाग इधर उधर चलना शुरू होता है ना, ठीक है, फिर डाउट आता है, ठीक है, वो कहता है तो आप पूछ सकता है, ठीक है, जो कहता है तो पूछ सकता है आप, जो किसी ने कोई डाउट आप पूछ सकता है, ठीक है भाई, क्लियर, इसको डाउट है वो खुद पूछ सकता है, तभी तो मैं कह रही हूँ ना, अगर कोई डाउट है तो बताओ, मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर अभी भी क्लियर नहीं है कंसेप्ट किसी को तो आप पूछ सकते हो, क्यों अभिनंदन, क्लियर है, मुझे फेस नहीं बता रहा है क्लियर है, ठीक है, क्योंकि बच्चे फेस और बॉडी लैंग्वेज ना कुछ और कह रहा है, ठीक है, और इसके लिए मैंने पहले बताया ना, जब तक आपको कन्फिगरेशन नहीं आएगी नहीं क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आनी चाहिए जरूर, ठीक है, आगे बात समझ में। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था, ये Cr2 पॉजिटिव, पहले तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 24 है, इसका मतलब क्या है, D4S2, क्योंकि 18 ऑर्गन 18, यहाँ तक 18 खत्म हो जाते हैं, 18 के बाद S में 2 गए 20 और 24, ठीक है, बट जो क्रोमियम है वो एक्सेप्शनल कन्फिगरेशन शो करता है, इसकी कन्फिगरेशन क्या होगी, D5S1, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमियम 2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, मैं क्रोमियम की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ एलिमेंट क्या लिखा है, क्रोमियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 2 पॉजिटिव कब बनेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, लूज करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन किस में से जाएगा, S, एक इलेक्ट्रॉन गया, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन जाना है इसमें, तो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है तो D के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4, ठीक है, अब ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, तो लूज करने से पहले कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 4, लूज करने के बाद कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है, आगे बात समझ में, यानी पहले क्या था, ये Cr2 पॉजिटिव और ऑक्सीडेशन होगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, कभी इलेक्ट्रॉन लूज होने चार्ज बढ़ता है घटता है, बढ़ता है, इसका मतलब Cr3 पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में, यानी D4 से क्या अक्वायर कर लिया, D3, और फैक्टर क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, नेगेटिव है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, इस करके इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बच्चे गेन भी तो कर सकता था ना, कि गेन करके D5 अक्वायर कर लेता, पर क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है इस करके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, मैंगनीज, ठीक है, एटॉमिक नंबर 25, सिंपल कंफिगरेशन ये है इसकी D5S2, हम बात कर रहे हैं Mn2 पॉजिटिव की, तो सेम यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है, तो D के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है। अब क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, अब इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, नहीं एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, D5, ठीक है, सॉरी इसमें D4 होगा, एक मिनट कंफ्यूज, मैंगनीज का एटॉमिक नंबर कितना है, D5, मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा है भाई, 25 ही है ना, नहीं यहाँ पे चार्ज मैं देख रही हूँ, चार्ज सही लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने सही, D5 कन्फिगरेशन ही होगी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसने क्या अक्वायर कर लेना है, D6 तो अनस्टेबल हो जाएगा, पर इसकी कन्फिगरेशन Mn2 पॉजिटिव की D4 लिखी हुई है, D4 लिखी हुई है, D4 कैसे आएगी कन्फिगरेशन, D5 होगी कन्फिगरेशन इसकी, ठीक है, D5 है तो इसका मतलब कि ऑलरेडी किस स्टेज में है, ये स्टेबल स्टेट में है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करेगा ना ही गेन, दोनों ही करेगा, ये स्टेबल है ऑलरेडी, ठीक है, ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज करना ना ही गेन करना है, ये ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है, आगे बात समझ में, ये ऑलरेडी स्टेबल है, D5 ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है, क्लियर, ये ऑलरेडी स्टेबल, अगर ये Mn3 पॉजिटिव स्टेट में होता तब D4 होती कन्फिगरेशन, ठीक है, अगर Mn3 पॉजिटिव होता तो D4, ठीक है, देन इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये D5 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चे, अगर ऑलरेडी स्टेबल है तो ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ना ही गेन करेगा, ठीक है, क्लियर, तो उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ठीक है, क्लियर, ना इसने ना तो गेन करना है ना ही, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल स्टेज में है, ठीक है, ये ऑलरेडी स्टेबल स्टेज में एक्सिस्ट कर रहा है, क्लियर है भाई, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखियो, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे बच्चे, ठीक है, एंड इट इज बेस्ड अपॉन रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है, और डी ब्लॉक से एक और टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनेंगे और इससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे बच्चे, अभी एफ ब्लॉक नहीं शुरू हुआ, अभी डी ब्लॉक ही है, ठीक है, डी ब्लॉक का जो लास्ट टॉपिक है, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट, और बच्चे इसमें दो कंपाउंड हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 4 या 3 मार्क्स का आता है बच्चे, ठीक है, क्लियर, दो कंपाउंड है, एक KMnO4 और K2Cr2O7, दोनों की प्रिपरेशन मेथड आना चाहिए आप, ठीक है, दो ही क्वेश्चन बनने हैं बच्चे दोनों चो, ठीक है, फर्स्ट इज प्रिपरेशन मेथड, ओके, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ बोथ कंपाउंड एंड यूज एन ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, ठीक है, क्लियर, तो दो कंपाउंड हैं डी ब्लॉक एलिमेंट के, फर्स्ट इज KMnO4 एंड सेकंड इज K2Cr2O7, ठीक है, और दोनों कंपाउंड की हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है मुझे, KMnO4 एंड K2Cr2O7, ठीक है, और दोनों में खास क्या है बच्चे, कौन सा क्वेश्चन बनेगा इससे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ बोथ, जो पढ़ना है इस टॉपिक से, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, एंड KMnO4 एंड K2Cr2O7 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, तो इससे एक एक रिएक्शन आएगी आपको एग्जाम में लिखने के लिए एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्लियर, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन आएगी, यानी KMnO4 जो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है, क्लियर, एंड यूजेस ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7, ठीक है, क्लियर, और बच्चे याद रखियो दोनों से एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनना है, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, ठीक है, तो ये हम मंडे करेंगे, ठीक है, क्लियर, और बच्चे कल मैं क्वेश्चन सेंड करूंगी ग्रुप में, ठीक है, जितना टॉपिक मैंने करवा दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, आगे बात समझ में, और मंडे अगर आप नहीं भी करके आओगे ना, मैंने क्वेश्चन पूछने हैं सभी से, ठीक है, किसने कौन सा क्वेश्चन किया, नहीं आए तो आप पूछोगे क्वेश्चन, ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है,
मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक करवा दिया ना आपको। फिजिकल प्रॉपर्टी से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भेजने हैं जो आए हुए हैं पिछले एग्जाम में, ठीक है। एमसीक्यूज भेजने हैं, असर्शन रीजन एंड सम इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इन अ ग्रुप, ठीक है। तो मंडे आप करके रखोगे, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगी फिर आगे करवाऊंगी, ठीक है। नहीं तो टेस्ट में जैसे नंबर आ रहे हैं ना वैसे ही नंबर आएंगे फिर, ठीक है। आगे बात समझ में, हुन कबीर तो आके पूछला क्वेश्चन। तो बच्चे डी ब्लॉक एलिमेंट के जो दो इंपॉर्टेंट सॉल्ट हैं, फर्स्ट जो सॉल्ट हमने कल शुरू किया था दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। तो बच्चे पढ़ना क्या हमने, प्रिपरेशन मेथड ऑफ K2Cr2O7, ओके, देन स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7, ठीक है। एंड देन K2Cr2O7 की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है बच्चे, खुद रिड्यूस होगा और दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो आपको वहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, बैलेंस करने के लिए आएंगी रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन आती है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो याद था बच्चे K2Cr2O7 से बैलेंस करने के लिए आएगी या फिर KMnO4 से, ठीक है। तो प्रिपरेशन मेथड हमने कल डिस्कस किया था, हाउ वी कैन प्रिपेयर K2Cr2O7, कौन सा सॉल्ट यूज करते हैं, क्रोमाइट ओर, ठीक है। क्लियर, मैं केवल स्टेप लिख देती हूँ कन्वर्जन का, ठीक है। ऐसे मैंने कल एक क्वेश्चन बोला था ना कि कंपाउंड क्रोमाइट ओर रिएक्ट विद कास्टिक सोडा इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड फॉर्म कंपाउंड A. Compound A react with acid and it will form sodium dichromate, okay, and sodium dichromate react with potassium salt and form potassium dichromate. अगर ऐसे भी याद कर लोगे तब भी याद रह जाएगी प्रिपरेशन, मतलब ये प्रॉपर ये जो मैंने आपको लिखवाया है ना, अगर इसको भी याद कर लोगे आपको प्रिपरेशन मेथड याद हो जाएगा, ठीक है। क्रोमाइट ओर का फार्मूला क्या है बच्चे, Fe2Cr2O4, दिस क्रोमाइट ओर किससे रिएक्ट करेगा, ये NaOH एंड Al, इसका मतलब O2 के साथ। मैं बैलेंस नहीं कर रही, मैं वैसे ही लिख रही हूँ रिएक्शन, ठीक है। तो क्या कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, Fe थोड़ी ना बनता है भाई, Na बनता है, NaCr2O4, ये क्या है, सोडियम क्रोमेट, इट इज सोडियम क्रोमेट, ठीक है, ठीक है। Na2Cr4 सोडियम क्रोमेट, ठीक है, इट इज सोडियम क्रोमेट। फिर सोडियम क्रोमेट Na2Cr4 ये किससे रिएक्ट करेगा, एसिड H पॉजिटिव आयन, ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। H पॉजिटिव आयन का मतलब एसिड है, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, सोडियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ठीक है। और तीसरे स्टेप में Na2Cr2O7 किससे रिएक्ट करेगा, विद पोटेशियम सॉल्ट, ठीक है। मैं इसको मुझे सिंपल स्टेप में मैंने कन्वर्ट कर दिया, पोटेशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ये K2Cr2O7, ठीक है। तो आप चाहे तो ऐसे याद रख सकते हो उसको, ठीक है। आगे बात समझ में, पहला स्टेप ये क्रोमाइट ओर है। आपको अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है तो किससे शुरू करना है आपने, क्रोमाइट ओर, ठीक है। Fe2Cr2O4, दिस इज क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर रिएक्ट विथ अल्कली इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, एयर से आ रहा है, क्या बना लेगा, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। एंड सोडियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद पोटेशियम सॉल्ट, इट विल फॉर्म पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। किस कलर का सॉल्ट है ये, ऑरेंज कलर का सॉल्ट होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का सॉल्ट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसके आयंस की, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये है मुझे डाइक्रोमेट, ठीक है। और क्रोमेट है CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है। इट इज क्रोमेट एंड इट इज डाइक्रोमेट। तो क्रोमेट किस कलर का होगा, येलो, ये कलर याद रखना। और ये किस कलर का है, ऑरेंज कलर का सॉल्ट, ठीक है। तो Cr के साथ कितने O लगे हैं, 4 है ना, इसका मतलब इसकी शेप क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप होती है इसकी, ये एमसीक्यू में आता है। शेप क्या है, तो क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों की टेट्राहेड्रल शेप है। फर्क क्या है, डाइक्रोमेट में कितने क्रोमियम लगे होंगे, 2 क्रोमियम के साथ कंबाइन है, शेप टेट्राहेड्रल लगे होंगे। एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट, ठीक है। सो बोथ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर टेट्राहेड्रल इन शेप। शेप क्या है इसकी, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। कलर याद रखना है वैसे, जो कलर है किसके लिए, क्रोमेट सॉल्ट के लिए येलो, डाइक्रोमेट का ऑरेंज है, ठीक है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच,
ठीक है, पीएच चेंज का क्या इफेक्ट होता है क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट पे? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच चेंज ऑन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट? ठीक है, क्लियर? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा और आया हुआ क्वेश्चन है ये, इवन फाइनल एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच चेंज ऑन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट? ओके, क्लियर? सो क्रोमेट सॉल्ट क्या है? CrO4 2 नेगेटिव, कलर क्या है इसका? येलो, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइक्रोमेट में, Cr2O7 2 नेगेटिव, पर किस पीएच पे? एसिडिक पीएच पे, ठीक है, एसिडिक मीडियम, ठीक है। इन एसिडिक मीडियम दिस सॉल्ट कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट, तो येलो से क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा इन एसिडिक पीएच, ठीक है। एसिडिक पीएच का मतलब क्या है? विल ऐड H पॉजिटिव आयन, ठीक है। अब इसको बैलेंस करो, यहाँ पे क्रोमियम कितने हैं? 1, यहाँ क्रोमियम कितनी है? 2, तो यहाँ 2 इंटीजर लग जाएगा, ठीक है। तो 2 4 जा 8 + 7 है। और एसिडिक मीडियम में अगर आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उधर वाटर ऐड होता है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। जिधर ऑक्सीजन कम है वहाँ पे क्या ऐड होगा? वाटर ऐड होगा, ठीक है। कितने ऑक्सीजन कम है? वैसे 1, तो 1 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2H पॉजिटिव, ये बैलेंस इक्वेशन है। और ऐसे लिखना है बैलेंस करके, ठीक है। अगर बैलेंस करके नहीं लिखोगे तब भी नंबर जाएंगे, ठीक है। यू शुड राइट ऑन द बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम क्रोमेट व्हिच इज येलो इन कलर कन्वर्ट इनटू ऑरेंज, ठीक है। ये आपको इस तरह भी आ सकता है, सेम जैसे मैंने अभी दिया था ना कि A और B, तो एक सॉल्ट A इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट इनटू ऑरेंज सॉल्ट, तो आइडेंटिफाई A and B, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको हर तरह से पता होना चाहिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं। आपको इसको इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि क्रोमियम सॉल्ट ऑरेंज येलो इन कलर, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम कन्वर्ट इनटू ऑरेंज, राइट ऑन द रिएक्शन, क्लियर? यू शुड राइट ऑन द रिएक्शन, ओके। एंड बेसिक मीडियम में उल्टा होगा बच्चे, इन बेसिक मीडियम Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू CrO4 2 नेगेटिव, ठीक है। दिस इज ऑरेंज सॉल्ट, डाइक्रोमेट ये ऑरेंज है, और ये याद रखना ये क्रोमेट येलो कलर का सॉल्ट है। तो बेसिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ भी इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ भी 2 इंटीजर लगेगा, ठीक है। तो 2 4 जा 8, तो एक ऑक्सीजन कम है ऑलरेडी, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड किया हुआ है हमने, ठीक है। हाइड्रोजन कम होगी, पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। तो वाटर ऐड करेंगे तो 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 2H। अब बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन करके देख लो, ठीक है, ओके। दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे 2 लगाया ना सामने, ठीक है, क्लियर? ओके, 7 and 2 9, उधर भी 9 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ पीएच इन एसिडिक पीएच क्रोमेट सॉल्ट कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट येलो टू ऑरेंज, एंड इन बेसिक पीएच ऑरेंज सॉल्ट कन्वर्ट इनटू येलो, ठीक है। तो बच्चे याद रखना, जहाँ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वहाँ आपको रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। आप थ्योरी लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। आप यू राइट ऑन द रिएक्शन, जहाँ रिएक्शन बनती है वहाँ आपने रिएक्शन लिख के अपना आंसर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन याद रखिए, ओके। सो नाउ we'll discuss one of the important use of potassium dichromate. So potassium dichromate is one of the important oxidizing agent, okay, clear? potassium dichromate जो है बहुत important क्या है? oxidizing agent है, ठीक है। it is one of the important oxidizing agent. it oxidize salt, ठीक है, बट खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट की खासियत क्या है कि खुद क्या हो जाता है? ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, खुद रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, क्लियर? इसको आपने किस तरह से याद रखना है? अगर ये याद रखोगे तो आपको रिएक्शन लिखना और बैलेंस करना, क्योंकि आना बैलेंस करने के लिए यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आनी है। तो बेसिक 3 या 4 सॉल्ट हैं जिनके साथ रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। तो पहले तो ये याद रखना है कि जो डाइक्रोमेट है Cr2O7 2 नेगेटिव, जब ये रिड्यूस होगा खुद तो ये किस में कन्वर्ट होगा? Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। पहले ऐसे याद रखना कि जो डाइक्रोमेट सॉल्ट है Cr2O7 2 नेगेटिव, जब ये रिड्यूस होगा तो किस में कन्वर्ट होगा? Cr3 पॉजिटिव, ठीक है। और ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा? I नेगेटिव, ठीक है। I नेगेटिव को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? I2 में ऑक्सीडाइज करेगा,
इन एसिडिक, ये सारी रिएक्शन किसमें हो रही है? इन एसिडिक मीडियम। ये मैं जितनी भी रिएक्शन यहाँ बोर्ड पे लिख रही हूँ ये सारी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। I नेगेटिव कन्वर्ट होगा I2 में, ठीक है, NO2 नेगेटिव कन्वर्ट होगा NO3 नेगेटिव में, ठीक है, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट है ये Fe2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट होगा? Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, एंड S2 नेगेटिव जो सल्फाइड आयन कहते हैं, सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड है ये कहाँ से आ रहा है ये बता देती हूँ। ये कन्वर्ट होगा किसमें? सल्फाइड किस में कन्वर्ट होगा? सल्फर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, ये जो आयोडाइड है वो कहाँ से आ रहा है? Ki किस में ऑक्सीडाइज होएगा? I2, और ये मैंने जो लिखा है ये HNO2 ये किस में कन्वर्ट होगा? HNO3। तो आपको मॉलिक्यूल नहीं बैलेंस करना, आयन बैलेंस करना है मुझे, ठीक है, आपको आयन्स बैलेंस करने हैं, ठीक है। और ये सल्फाइड कहाँ से आया है? H2S, ठीक है, क्लियर। और इसको ये किस में कन्वर्ट होगा? सल्फर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे याद रखो कि आयोडाइड आयन कन्वर्ट इनटू I2। कबीर जो बोलना हो ना जोर ना बोले आकर, पूछना है तो आपस में डिस्कस करना, मतलब ही नहीं बनता। S2 नेगेटिव नहीं होगा कितने? हाँ बोल फिर, S2 नेगेटिव ही सल्फाइड आयन ही है वो, ठीक है। अगर बोलना जोर से बोला कर, आपस में डिस्कस करने का मतलब ही नहीं होता ना मुझे। आपको गलत लग रहा है बता दो वहाँ, ठीक है, क्लियर। सो I नेगेटिव आयोडीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, NO2 नेगेटिव NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि ये सल्फाइड आयन है। यहाँ पे देखो H2 के रेस्पेक्ट टू ये क्या है? आयन है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? केटायन है, उसके रेस्पेक्ट टू S क्या होगा? एनायन होगा, ठीक है, क्योंकि ये H2S से S आ रहा है यहाँ, ठीक है। अब आपको एग्जाम में रिएक्शन कैसे आएगी बच्चे बैलेंस करने की, लेकिन आपको एक रिएक्शन बैलेंस करके बता रही हूँ, दूसरी रिएक्शन आपने खुद बैलेंस करनी है, ठीक है। मैं एक रिएक्शन प्रॉपरली यहाँ बोर्ड पे लिख रही हूँ बैलेंस करके, ठीक है। बस आपको बेसिक ये चीज़ें याद रखनी होगी जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से K2Cr2O7 किस में रिड्यूस होगा? Cr3 पॉजिटिव में, और ये जो पर्टिकुलर आयंस है वो आयोडाइड आयन आयोडीन में कन्वर्ट होगा, NO2 नाइट्रेट में, देन Fe2 पॉजिटिव फेरस फेरिक में, ठीक है, S2 सल्फाइड सल्फर में, क्लियर, ओके, ठीक है भाई। ये तो रिएक्शन कैसे लिखोगे? Cr2O7 2 नेगेटिव, ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये किससे रिएक्ट करेगा? मान लो आयोडाइड आयन से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास सामने दोनों चीजें हैं ना, ये किस में कन्वर्ट होगा? Cr3 पॉजिटिव प्लस I2। अब इसको बैलेंस करना है आपने, ठीक है। तो आपको आई थिंक पिछले साल जो करवाया अब यहाँ काम आएगा 11 रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना, वैसे ही बैलेंस करना है आपने इसको, ठीक है। हाउ टू बैलेंस रेडॉक्स, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, आपको रेडॉक्स रिएक्शन को ही बैलेंस करना है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहाँ आयोडाइड आयन के ऊपर कितना चार्ज है बच्चे? 1 नेगेटिव, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। आयोडीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? 0, ठीक है। यहाँ क्रोमेट आयन, इसके क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपने, ठीक है। तो +6 आएगा, कैलकुलेट करके देख लो, मैं बता भी देती हूँ कैसे निकालना है। Cr2O7 2 नेगेटिव, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको x अज्यूम करेंगे, 2x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2 × 7, ओवरऑल चार्ज कितना है? -2, ऐसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो 2 7 40 -40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? +40, +14 में से 2 गया 16, सॉरी 12, 2x = 12 आएगा ना भाई। सो x = कितना आएगा? 12/2 = +6, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6, ओके, क्लियर, समझ में आ गया कैसे निकाला? क्रोमियम x × 2 है तो 2x कर दिया, ऑक्सीजन -2 होता है, 7 है, 2 7 = 40, ओवरऑल चार्ज कितना था? -2 मैंने इधर लिख दिया। ये ओवरऑल चार्ज, अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 होगा। जैसे आयोडीन का ओवरऑल चार्ज 0 होता है क्योंकि वो सिंगल मॉलिक्यूल है, उसका ओवरऑल चार्ज 0 होगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना गया? +6। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा भाई? जितना उसके ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है क्रोमियम के ऊपर? 3 पॉजिटिव +3,
अब इसके अकॉर्डिंग देखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, आयोडीन ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? -1 0 यानी प्लस हुआ ना, बढ़ रहा है चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, इसका मतलब आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या था, नेगेटिव, इधर क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और ये भी देखना है कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर। सिमिलरली क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अब इसको सबसे बेटर वे, वैसे तो दोनों तरीके से बैलेंस होता है, पर स्प्लिट करके बैलेंस करना सबसे बेस्ट होता है, उसमें गलतियां कम होंगी बच्चे। आप स्प्लिट करके बैलेंस करो। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो पहले मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख रही हूँ, I नेगेटिव I2। ठीक है, तो कितना यहाँ पे है आयोडीन 2, यहाँ क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। डिफरेंस कितने इलेक्ट्रॉन का था, 1। ऑक्सीडेशन हो रहा तो इलेक्ट्रॉन आप इधर लिखोगे, ठीक है, पर यहाँ पे है कितने आयोडीन, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगली बात समझ में, डिफरेंस कितने इलेक्ट्रॉन का था, 1, वो 1 आयोडीन के लिए था, पर मैं जब 2 इंटीजर लगाएंगे, क्योंकि आयोडीन यहाँ पे कितनी है, 2 है ना, तो 2 लगेगा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अब इधर Cr2O7 2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3 पॉजिटिव। डिफरेंस कितने इलेक्ट्रॉन का है, 3, तो रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर ऐड होगा, इधर ऐड होगा, रिडक्शन वाली। ठीक है, क्लियर, इधर ऐड होंगे इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात, क्लियर है भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होंगे। ठीक है, अब क्रोमियम कितने हैं, क्रोमियम कितने हैं भाई, 2, तो 1 क्रोमियम का डिफरेंस कितना था, तो 2 क्रोमियम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, वो 1 क्रोमियम का डिफरेंस था, यहाँ पे है कितने क्रोमियम, ठीक है, 2 है, तो 3 2 जा 6, तो वहां भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 चाहिए। अगर इधर 6 है तो उधर भी 6 चाहिए, तो वहां पे जब आप ऐड करोगे तो ओवरऑल बैलेंस होगा बच्चे। ठीक है, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करता, यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस करना है आपको। ऑक्सीजन इधर कितनी है, 7, और रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, और एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं। जिधर ऑक्सीजन कम है उधर वाटर ऐड होगा। एसिडिक मीडियम में जब आप बैलेंस करोगे इक्वेशन को, जिधर ऑक्सीजन कम है उधर क्या ऐड करोगे, वाटर। किधर ऑक्सीजन कम है, राइट हैंड साइड, तो कितना कम है, 7H2। ठीक है, अगली बात समझ में, 7H2O। अब अगर आपने 7 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए तो हाइड्रोजन कम हो गई लेफ्ट हैंड साइड, उधर कितने हाइड्रोजन है, 7 2 जा 40, और एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयन ऐड करोगे। H पॉजिटिव आयन किधर ऐड करेंगे, H पॉजिटिव आयन लेफ्ट हैंड साइड, कितने 14। ठीक है, 14 H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो ये आपका ये बैलेंस हो गया। आप इसको ऐड करना है, पर ऐड करने से पहले आयंस बराबर होने चाहिए भाई। ठीक है, यहाँ कितने आयंस हैं, उधर भी 6 चाहिए, तो ये पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाली इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, 3 2 जा 6, ये भी Cr2O7, अब मैं ऐड कर रही हूँ उसको। ठीक है, तो 3 2 जा 6I नेगेटिव, ठीक है, प्लस 14H पॉजिटिव। आयंस कैंसिल आउट जाता है, आयंस नहीं लिखना आपने, वो ऐसे जो है ना सेम साइड ऐड होती है, पर अपोजिट साइड ऊपर नीचे के आयंस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और इधर कितना आ जाएगा, 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 2 जा 6, सॉरी 3I2 नेगेटिव, 3I2 नेगेटिव, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई होगा इंटीजर यहाँ से, 3I2। ठीक है, और 7H2, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन है। और जब भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, याद रखना आपने ये सारा रफ में करना है, आपने केवल फाइनल इक्वेशन लिखनी है, ये वहां नहीं करना सॉल्व। ठीक है, यू विल राइट ऑन ओनली फाइनल इक्वेशन। ठीक है, केवल फाइनल इक्वेशन करनी, ये सारा रफ में करना है आपने। और आपको पता होना चाहिए आपकी जो आंसर शीट है उसका जो लास्ट पेज होता है वो रफ वर्क के लिए होता है। आपकी जो आंसर शीट होगी बोर्ड की, उसका जो लास्ट पेज होगा दैट्स फॉर रफ वर्क। एंड डोंट यूज पेन देयर, यू यूज पेंसिल देयर। पेंसिल यूज करो, रब कर दो उसको। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन है पहले आप सॉल्व करो, फिर फाइनल इक्वेशन लिखो बच्चे। ठीक है, ऐसे करोगे कभी इक्वेशन गलत नहीं होगी, क्योंकि अगर आप इसको बैलेंस नहीं करोगे ना, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे आपको। यू शुड राइट ऑन द बैलेंस इक्वेशन, ये याद रखना है। आपने पहले इक्वेशन को बैलेंस करके देखना है, देन इसको लिखना है। समझ में आ गई बात, और स्टेप वाइज फॉलो करना है। ठीक है,
तो बच्चे मैं आपको बता दूं यहाँ पे ना क्रोमियम आयन सेम तरीके से बैलेंस होगा, केवल आपको यहाँ पे काम करने की जरूरत पड़ेगी जब आप इसको बैलेंस करोगे। ये 3 इक्वेशन क्रोमियम ऐसी बैलेंस होगी, क्रोमियम के लिए सेम स्टेप रहेगा जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है, केवल जब आप इसको बैलेंस करोगे ना आयंस को, तब आप थोड़ा चेंज करोगे, ठीक है, वो ऐसी बैलेंस होगा, ठीक है। अब आपने बाकी 3 को बैलेंस करना, मैं यहाँ इक्वेशन लिख रही हूँ, आपने ये लिख लिया कॉपी में, नोट कर लिया, जल्दी नोट करो, मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, फिर रब कर दूंगी, ये फिर याद नहीं रहेगा, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि जब भी रिडक्शन होगा, ठीक है, तो जो Cr2O7 है वो किस में कन्वर्ट होगा, Cr3 पॉजिटिव में, ठीक है। जैसे मैंने कन्वर्ट किया Cr2O7 को किस में कन्वर्ट कर दिया, Cr3 पॉजिटिव। याद रखियो कि जब भी पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिडक्शन होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, Cr3 पॉजिटिव। बाकी मैंने यहाँ इनका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि खुद Cr2O7 क्या होगा, रिड्यूस होगा, और बाकी वो क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, आयोडाइड आयन I2 में कन्वर्ट होगा, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव में, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव में, NH2 सल्फर, ठीक है। और ये याद रखना है Cr2O7 नेगेटिव कन्वर्ट इनटू Cr3 पॉजिटिव। क्लियर हो गया याद, ठीक है। अब मैं इक्वेशन दे रही हूँ, आप उसको बैलेंस करो बच्चे, ठीक है। सो राइट डाउन Cr2O7 नेगेटिव प्लस Fe2 पॉजिटिव, कंप्लीट करो इसको, Cr2O7 नेगेटिव प्लस S2 नेगेटिव एंड Cr2O7 नेगेटिव प्लस NO2 नेगेटिव, ठीक है। सो बैलेंस दीज इक्वेशन, ओके, क्लियर। आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है, Cr2O7 Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, Fe2 पॉजिटिव Fe3, ठीक है। सिमिलरली Cr3 S2 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू S सल्फर, ठीक है, एंड देन NO2 नेगेटिव इट कन्वर्टेड इनटू NO3 नेगेटिव, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर इक्वेशन बैलेंस की है, सिमिलरली इक्वेशन बैलेंस होनी है। Try to balance this equation and by half reaction method, आप जो मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो उस मेथड का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड, ओके, इट इज हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करोगे तभी प्रॉपर इक्वेशन बैलेंस होगी, ठीक है। हाफ रिएक्शन मेथड है ये, ठीक है। फर्स्ट यू विल बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, देन रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एंड देन फिर उसको ऐड कर देना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, देन फाइनली ऐड कर दो उसको, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एंड फाइनली ऐड कर दो दोनों। एंड अगर आपको यूज आ जाता है तो याद रखना बच्चे, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अगर यूज आता है तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है ये, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Done? दो मेथड है, आप दोनों क्रिस क्रॉस मेथड भी यूज कर सकते हैं। एक और मेथड है वो बता दूं, एक और मेथड है बच्चे, क्रिस क्रॉस मेथड है, ठीक है। इसका बता देती हूँ क्रिस क्रॉस मेथड। देखो ये Cr3 पॉजिटिव है प्लस Fe3 पॉजिटिव,
ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था ना हमने, कितना आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और इसका 3, तो यहाँ पे +2 और यहाँ पे +3, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है बच्चे, 3 का डिफरेंस है ना, 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, तो 3 का डिफरेंस किसका है, क्रोमियम का, तो इधर 3 मल्टीप्लाई कर दो रिएक्टेंट वाली साइड, जो क्रोमियम का डिफरेंस है उसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और जो आयरन का डिफरेंस है वो इधर इंटीजर लग जाएगा, तो 1 ही आएगा इधर, समझ आ गई बात, ठीक है, जो क्रोमियम का डिफरेंस है उसके बाद इंटीजर लगा दो 3, ठीक है, आगे बात समझ में, 3 2 6 ही होगा वैसे, अगर आप 3 अगर लोगे ना तभी वो, ये देख मल्टीप्लाई कर कितना हो गया, 3 2 जा, तभी 3 इंटीजर लगेगा, 6 हो तो गया, 3 2 जा 6 हो तो गया, देखो समझ में आ गई बात, क्या कह रही समझ में आ गया, कितने का डिफरेंस है क्रोमियम का 3, तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, और इसका डिफरेंस कितना है 1, तो 1 इधर लगा दो, ठीक है, तो उल्टा कर देते क्रिस क्रॉस, रिएक्टेंट वाली साइड, केवल रिएक्टेंट वाली साइड, ठीक है, इसका डिफरेंस 3 है तो 3 इधर, इसके आगे लगा देना, और 1 का डिफरेंस इधर लगा दो, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड बैलेंस। अब यहाँ पे क्रोमियम कितनी है, तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ पे Fe कितनी है 3 बच्चे, Fe कितनी है 3 लगा दो यहाँ पे। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, ठीक है, 7 2 जा, बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब ऐसे बैलेंस करना है, ऐसे बैलेंस करो, ठीक है, आपको जैसे इजी लगता है आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, क्या अगर आपको ये मेथड लगता है, अगर ऐसे बैलेंस करना है ऐसे बैलेंस करो, ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, आगे बस हमें जैसे इजी लगता है आप ऐसे बैलेंस कर सकते हो इसको, ठीक है, क्लियर, कि जिस तरीके से आपको इजी लग रहा है आप उस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है भाई। हाफ रिएक्शन मेथड चाहो तो हाफ रिएक्शन मेथड यूज कर लो, ठीक है, जैसे यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, इसको देखिए NO3 नेगेटिव और ये आ जाएगा Cr3 पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ +6 और यहाँ पे +3, यहाँ 2 2 जा 4 +4, ठीक है, +4 और +3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ 3 2 जा 5, इधर कितना आएगा +4, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना है बस, ठीक है, इधर +3 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, इधर 3 2 जा 6 +5, ठीक है, तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा ना भाई, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, बट यहाँ ऑलरेडी क्या है 2 क्रोमियम है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और इसका डिफरेंस कितने का है 3, तो इधर 3 इंटीजर लगा दो, इधर 2 नहीं लगेगा क्योंकि बच्चे 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, क्रोमियम कितने हैं 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटीजर नहीं लगाने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी 2 है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगाने की जरूरत नहीं है, और इसका डिफरेंस कितने का था क्रोमियम का 3, तो 3 यहाँ लगा दिया आगे में, ठीक है, और यहाँ 3 और यहाँ 2, ठीक है, बाकी सेम 7H2O एंड 14H पॉजिटिव, इस तरह से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो 2 तरीके हैं बैलेंस के आपके, या तो हाफ इक्वेशन मेथड से बैलेंस कर लो इसको, ठीक है, या फिर ये जो सिंपल मेथड है इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड कहते हैं वैसे, ठीक है, आपको जिस तरह से इजी लगता है आप उस तरह से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है, अगर ऐसे बैलेंस करना है ऐसे, अगर हाफ रिएक्शन से बैलेंस करना हाफ रिएक्शन, जैसे आपको इजी लगता है आप उस तरीके से बैलेंस कर सकते हो, ठीक है भाई। याद रखना बच्चे, इसमें से कोई 2 इक्वेशन एग्जाम में आएगी बैलेंस करने के लिए, फाइनल एग्जाम में एनी 2 इक्वेशन, ठीक है, ये कोई 2 इक्वेशन यहाँ से जरूर आती है बैलेंस करने के लिए बच्चे। सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, केमिस्ट्री में आप ये कह ही नहीं सकते कि 5 मार्क्स का पूरा कोई क्वेश्चन आ जाए, स्प्लिट करके आने, एक नंबर के क्वेश्चन आने, ठीक है, हाँ 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही आने हैं बच्चे, मैटर ही 1 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं, याद रखना, ठीक है, आगे गल समझे।
दो तीन तीन नंबर का बहुत रेयर क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स में, ठीक है। 1 2 1 2 या 2.5 इतने नंबर के क्वेश्चन ही होते हैं। इसका क्या पेपर लेंथी होता है, बच्चे याद रखिए, ठीक है। क्लियर हो गई क्वेश्चन सारी बैलेंस कि नहीं? ये हो गई बैलेंस सल्फर वाली? हाँ जी, सारी हाँ हो गई सारी। हाँ एक बार लास्ट वाली चेक कर मैंने बोर्ड पे लिखी तो है, मेरे लगा तो देख क्यों अलग आ रही है? बोर्ड में मैंने लिख तो दी है। वो 7H2 हाँ 7H2 7 ही होना, बस H2 तो 7 ही होना, 7 ही होना। अच्छा ऑक्सीजन अच्छी ज़्यादा होनी ना, ऑक्सीजन 3 2 9, यहाँ पे चेक करो ऑक्सीजन 3 2 6, ऑक्सीजन एक बार चेक कर लो कितनी होगी, ठीक है। ऑक्सीजन एक बार सही, ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हुई है सही, ऑक्सीजन ही मैं लगा रही हूँ। ऑक्सीजन बैलेंस सही नहीं हुई है। ऑक्सीजन एक बार चेक करो, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 11H2 आएगा। यहाँ 7 है और यहाँ पे कितनी है? 3 2 6, 6 और 7 कितने हुए टोटल? 30 और इधर कितने हैं? 3 3 9, कितने कम है? 4 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर? सही आऊंगी 4H2 आएगा फिर, 4 कम है ना इधर, और इधर कितना आ जाएगा? 8H पॉजिटिव वाला, ठीक है। दोनों की मेंटल आगे बात समझ में क्लियर? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन थी? 7 ये और 3 2 6, ठीक है। तो जितनी कम थी उधर मैंने वाटर ऐड कर दी, ठीक है। इस तरह से होगी, ये ध्यान रखना है बच्चे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखियो। ऑक्सीजन टोटल बैलेंस करनी है 3 2 6 and 7, ठीक है भाई। और ये बैलेंस हो गया H2 नेगेटिव, क्या आया बोलो? मैं बताता हूँ। Cr2O7 2 नेगेटिव, देख इधर मतलब 3 पॉजिटिव प्लस 3S प्लस 7H2, हाँ 7H2O। लेफ्ट हैंड साइड आऊंगा 3S2 नेगेटिव। हमने क्या पढ़ी? दो यूज क्या है बच्चे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है ये, ठीक है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक लेबोरेटरी रिएजेंट, ठीक है। लेबोरेटरी रिएजेंट है ये टू प्रिपेयर सॉल्ट्स, ठीक है। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसका यूज होगा एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है ये, ठीक है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट, ठीक है भाई, क्लियर। जो अगला सॉल्ट आपने पढ़ना है इस चैप्टर से, हाँ जी बस इतना ही है। आगे है KMnO4, KMnO4 ये नेक्स्ट सॉल्ट है जिसको पढ़ना है इस चैप्टर से। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का सॉल्ट है ये? पर्पल कलर का सॉल्ट है ये, ठीक है। पर्पल सॉल्ट होता है ये। और इसका यूज क्या है बच्चे? KMnO4 हाइड्रेशन कर सकते हैं बच्चे, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी रखता है। बच्चे एक चीज़ मैं बता दूं, ये कई बार ना MCQ में क्वेश्चन आ जाता है, जिस किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन होती है ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, मॉलिक्यूलर एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है। जब ये ऑक्सीडाइज होगा ना, एक ऑक्सीजन लिबरेट करता है, नेसेंट ऑक्सीजन होती है, एटॉमिक या नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, दिस इज नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है। और ये बहुत रिएक्टिव ऑक्सीजन है और इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है। तो KMnO4 या K2Cr2O7 जिसमें नेसेंट ऑक्सीजन है वो किस तरह काम करेंगे? एज अ डिसइंफेक्टिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो केवल मैं प्रिपरेशन मेथड आपको बता देती हूँ, बाकी कल डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज इसकी, ठीक है। सो नोट डाउन प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। तो 2 स्टेप की प्रिपरेशन है इसकी, ठीक है। 2 स्टेप प्रिपरेशन है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोलुसाइट, पायरोलुसाइट ये कंपाउंड है बच्चों, ठीक है। पायरोलुसाइट कहते हैं इसको, ठीक है। पोटेशियम मैंगनेट,
ठीक है, पायरोलुसाइड ओर है, ठीक है, इसका केमिकल नेम क्या है, पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है, K2MnO4 पायरोलुसाइड से बनता है, K2MnO4, इट इज पोटेशियम मैंगनेट, K2MnO4, ठीक है। तो 2 स्टेप की प्रिपरेशन है इसकी, सॉरी पायरोलुसाइड MnO2 होगा, ये बनाएगा पोटेशियम, MnO2 होता है, MnO2 पायरोलुसाइड सॉल्ट है, ठीक है, ओके। ये है MnO2 पायरोलुसाइड है, पायरोलुसाइड पहले ये MnO2 किस में कन्वर्ट होगा, K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट में कन्वर्ट होता है, ये पायरोलुसाइड है, ये कन्वर्ट होता है पोटेशियम मैंगनेट, मैं मुझे पहले केवल स्टेप लिख रही हूँ, फिर पोटेशियम मैंगनेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम पर मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह की कन्वर्जन KMnO4, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे होगी, ये MnO2 है, ये क्या कहलाता है, पायरोलुसाइड, ये किस में कन्वर्ट होगा, पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। तो इस किस तरह होगा, कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइड बाय यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ऑक्सीडेशन होगा इसका, ठीक है, KOH यूज करेंगे या कोई भी पोटेशियम का सॉल्ट, ठीक है, आप KOH यूज कर सकते हो, पोटेशियम क्रोमेट यूज कर सकते हैं, कोई पोटेशियम का सॉल्ट यूज करते हैं, MnO2 रिएक्ट विद एनी पोटेशियम सॉल्ट, KOH यूज कर सकते हैं, ठीक है, K2C और पोटेशियम कार्बोनेट यूज कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो KOH रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब ये बनेगा MnO2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड ऑक्सीजन, ये क्या बना लेगा, K2MnO4 और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर बनेगा H2, ठीक है। MnO2 रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना लेगा, K2MnO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप K2MnO4, ठीक है, अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, K2MnO4 ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, और ऑक्सीडाइज होने के लिए आप क्लोरीन यूज कर सकते हो, वाटर यूज कर सकते हो, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा बताओ, क्लोरीन भी यूज हो सकता है, ठीक है, वाटर यूज हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों यूज कर सकते हैं, आप क्लोरीन यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वाटर भी यूज कर सकते हो और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो K2MnO4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, KCl, ठीक है, और क्या बन जाएगा, KMnO4, ठीक है, बाकी इसको बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन में, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये 2 स्टेप की प्रिपरेशन है ये, ठीक है, 2 स्टेप प्रिपरेशन है। क्लोरीन की जगह वाटर यूज कर सकते हो आप और कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 स्टेप की प्रिपरेशन है इसकी, फर्स्ट है पायरोलुसाइड, पायरोलुसाइड है, पायरो इसको सही कर लेना, पायरोलुसाइड, MnO2 react with KOH form potassium manganate and potassium manganate react with oxidizing agent and convert into KMnO4, ठीक है, this is preparation method of this compound, ठीक है। so कल same properties as a oxidizing agent, तो जो रिएक्शन आज आपने पढ़ी है ना वही रिएक्शन कल पढ़नी है, सेम रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर, क्योंकि वहां भी ये किस तरह काम करेगा, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर इसकी रिएक्शन दोनों मीडियम में होगी, एसिडिक एंड बेसिक, ठीक है, ऐसे K2Cr2O7 केवल एसिडिक मीडियम, ये दोनों मीडियम में रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर। तो कल इसकी रिएक्शन देखेंगे एंड यूज ऑफ दिस कंपाउंड, क्लियर, ठीक है बच्चे।